गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। हर मंगलवार की तरह आज भी हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा चहेता कार्यक्रम यू वाणी। अगले आधे घंटे तक हम और आप करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे ठनका यानी आसमानी बिजली के बारे में। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे समाज सेवी किशोर कांत तिवारी के साथ प्रिंस कुमार श्रीवास्तव की बातचीत और साथ ही साथ रोजगार समाचार और बीच बीच में गानों का भी आनंद लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ठनका के बारे में, जिसे हम वज्रपात या आकाशीय बिजली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ठनका की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि मौसम है बरसात का और यह घटना अधिकतर मानसून आने के बाद या बरसात के मौसम में ही होती है। कितनी भयावह वह रात लगती है जिस रात जोर जोर से बिजली खड़कती है। अकेले आप सो नहीं सकते, जल्दी से उठकर हम अपनों के साथ रहने के लिए भाग खड़े होते हैं, है ना दोस्तों। बिजली कड़कने से मन घबराता होगा तो यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जो आसमान में इतनी गर्जन होती है। अगर जो लोग जानते हैं वो अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, क्योंकि आप और हम देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास कितनी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं इस वज्रपात की वजह से। वैसे तो आपको पता ही होगा दोस्तों, फिर भी आपकी जानकारी को अपडेट करने के लिए बता दूं कि आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और ये आपस में टकराते हैं। इन्हीं की घर्षण से बिजली पैदा होती है। अब आप सोचेंगे कि ये नीचे क्यों आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि बिजली को चलने के लिए कंडक्टर यानी सुचालक या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम आकाशीय बिजली को जमीन पर मिलती है, इसीलिए नीचे आती है और इससे हम मानव जाति एवं माल मवेशी जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है। आकाशीय बिजली का असर मानव शरीर पर कई गुना होता है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इसके बारे में जानकारी रखें एवं सुरक्षित रहें, क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए भले ही कुछ ना हो पर अपने घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। दोस्तों, अगर हम सभी ठनके के प्रति, जिसे हम वज्रपात या आकाशीय बिजली कहते हैं, थोड़ा जागरूक हो जाएं तो हम अपनी या अपनों की जान बचा सकते हैं। जैसे यदि आप घर पर हों तब आंधी तूफान आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग जैसे टीवी, फ्रीजर जो भी है निकाल दें। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। बिजली मैकेनिक से कहकर घर में तड़ित आघात, जी हाँ तड़ित आघात, यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है, जिससे होकर आकाशीय बिजली जमीन के अंदर चली जाती है और जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। इस दौरान मोबाइल यूज करने से बचें। नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े ना रहें। बिजली पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, फोन, धातु के पाइप इत्यादि। जब आप घर से बाहर हों तो पेड़ के नीचे या खुले मैदान में कदापि ना रहें। खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें। पानी के भीतर ना रहें। पूल, झील तथा छोटी नाव से तुरंत बाहर निकल जाएं। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के तापमान ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है। बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक दोपहर के वक्त होती है। यदि गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शीशे को ठीक से बंद होने चाहिए। गीली जमीन पर बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। सूखी जमीन पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके सूखे जगह का इस्तेमाल करें, सूखी जगहों पर रहें। इसीलिए जब मौसम साफ हो तभी घर से निकलें। और हाँ दोस्तों, बाहर भी निकलें तो सुरक्षा के साथ निकलें, क्योंकि बाहर मौसम कितना भी साफ हो पर कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, बातें
और भी हैं, बातें और भी होंगी। फिलहाल हम सुनते हैं एक, या हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भूखा ना रहे उसके लिए तत्पर हैं हमारे एक समाज सेवी किशोर कांत तिवारी जी, और इनसे बातचीत की हैं युवा साथी प्रिंस कुमार श्रीवास्तव जी ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब के बीच एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनकी भूख ही भूख को मिटाना है। आकाशवाणी सासाराम में आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे आकाशवाणी सासाराम में के रेडियो स्टेशन में मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आप जिस तरह से लोगों की सेवा में लगे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के कार्यों से आप लोगों के बीच जुड़े हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला बेसिकली सासाराम का ही हूँ, बिहार का ही हूँ, और मेरा गांव करहगर थाना भैरवा पड़ेगा। तो मैं पहले जॉब करता था हैदराबाद में, और मैं बीमार हुआ तो उसी बीच में बनारस आया ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ज़्यादा इधर उधर ना करें, आप यहीं रहें एक जगह। तो फिर मैंने यहाँ रहना शुरू किया, घाटों पे जाना शुरू किया। तो देखा कि कुछ लोग जो है कचरे में से कुछ खा रहे थे। शादी पार्टी में लोग जो खाना फेंक देते हैं, यहाँ लोग भूखे इस तरह से कचरे में से निकाल के खा रहे हैं। माँ को मैंने बताया इस पूरी कहानी। तो मेरी माँ ने फिर कहा कि क्या किया सकता है बताओ। तो मैंने बोला कुछ खाना बना के दे दिया करो, मैं लोगों को, ऐसे लोगों को खिला दिया करूँगा। फिर माँ ने फिर घर में ही खाना, चावल, तो रोटी तो बनाना संभव नहीं, बूढ़ी माँ क्या कर सकती। तो चावल और सब्जी बनाकर मुझे दे दिया करती थी, कभी चावल और दाल। तो उन लोगों को खिलाता था, लेकिन होता ये था कि अब 10 लोगों को खिलाओ तो 20 लोग हो जाते थे। तो मुझे सबसे आसान काम लगा सोशल मीडिया। तो यूं ही डाल दिया कि आपके बनारस में मैंने एक बैंक शुरू किया है जिसका नाम है रोटी बैंक। अगर आपके घर में खाना बचता है या आप हमें 10 लोग का, 2 लोग का खाना देना चाहें तो आप हमें संपर्क करें। बैंक इसलिए रखा कि हाँ हमारे यहाँ रोटियां जमा होती हैं, तो इसीलिए हम पैसे वाले बैंक को, आप अलग अलग नाम से जहाँ पे पैसा मिलता है इसमें रोटियां जमा होती है, इसलिए हमने नाम रख दिया रोटी बैंक। आपकी ये संस्था देश के किन किन हिस्सों में कार्य करता है? रोटी बैंक हमने बनाया, उसके बाद हमने इसको एक संस्था में रजिस्टर कराया, ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट। और उसके बाद हमारी ये संस्था भारत के 6 राज्यों में अभी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जो है 1000 प्लस लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हर जगह आपको खुद पहुंच पाना तो आसान नहीं होता होगा, तो ऐसे में किस तरह से मैनेज हो पाता है ये सब कुछ? क्या इसकी कोई विशेष समय सीमा है? जी, हमने वाराणसी में क्या है कि रात्रि के, अभी लॉकडाउन से पहले हमने रात्रि में 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का समय रखा था खाना कलेक्शन के लिए। इस दौरान जितने भी फोन कॉल्स आते थे हमारी टीम जाती थी और खाना कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में समस्या आ गई कि शादी पार्टी फंक्शन तो हो नहीं रहे हैं, अब लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए। अभी तो जितने भी लोग हैं सब नीडी हो गए, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। तो हम लोगों ने 24 मार्च से कम्युनिटी किचन शुरू किया है, जो कि अभी निरंतर लगातार डेली 1000-1200 लोगों को खाना खिला रहा है। आजकल अगर देखा जाए तो पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हुए हैं जो दैनिक कार्यों पर निर्भर हैं। तो इस कोरोना काल में लोगों तक पहुंचने में आपको किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहली चीज प्रॉब्लम होती है कि अवेयरनेस की कमी लोगों में, कि जब जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही कि सारी चीजें बंद होने की वजह से लोग भूखे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास काम नहीं है। तो लोग, सबसे ज्यादा परेशानी होती थी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। जब हम स्टार्टिंग में गए तो मैंने लोगों को यही समझाया कि भाई आप अगर इस तरह से हरकतें करेंगे तो फिर हम लोग आपको कैसे खाना खिलाएंगे, हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। सपोर्ट की, सहयोग की, कि अब कोई बाहर तो निकल नहीं सकता है सपोर्ट करने के लिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जैसे कभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो जो पहले सपोर्ट करने वाले भी लोग थे उनके साथ भी आर्थिक मंदी, उनका कॉल आना शुरू हुआ, किशोर भैया मेरे घर में खाने के लिए दाने नहीं है। फिर हम लोगों ने उनका नाम भी नहीं लिया, उनके घरों में ऐसे बहुत सारे 10-12 ऐसे परिवार थे जो कि हमें आर्थिक मदद या राशन से मदद करते थे। उनके घरों पे हम लोगों ने लगातार 20-25 दिन उनके घर खाना हम लोगों ने पहुंचाया। अच्छा किशोर जी, आप इस कार्य के साथ साथ और किस तरह के सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता रखते हैं? इस कार्य के साथ साथ मैं बच्चों की शिक्षा को लेकर मैं जागरूक रखता हूँ और जागरूकता फैलाता हूँ, क्योंकि अगर गरीबी को दूर करना है, अगर, तो शिक्षित एक समाज हमें निर्माण करना होगा। तो हमारे गरीबों के बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से तो गरीबी समाप्त हो सकती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अब एक बच्ची को सिर्फ खाना खिलाएंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तो फिर वो अपंग हो जाएगा।
क्योंकि भोजन हम वैसे को देते जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं। अपने कार्यों की यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको लग रहा हो लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी लॉकडाउन जब पहले मैं बड़ा आराम से काम करता था। लॉकडाउन जब से 24 मार्च से उधर पहले हुआ तो अब समस्या ये आ गई कि भाई अब खाना मैं खिलाऊंगा कैसे। मैं परेशान हो गया, मैं 2 दिन तक सोया नहीं। लॉकडाउन जब सुना मैं, खाना नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक IIT BHU के प्रोफेसर है PK मिश्र सर, उनसे मैंने संपर्क किया कि गुरु ही इस चीज के काम आ सकता है। मैंने गुरु जी को एक दफा मैंने कॉल किया कि गुरु जी ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, भूखों की रोटी चाहिए। उन्होंने तत्काल बिना देर किए कहा कि आप आओ, आप जो आप बताओ। और उन्होंने कम्युनिटी किचन जो शुरुआत कराई हमारी। तो ऐसे गुरुजन एक हमारे जीवन में प्रकाशमय जीवन को बनाने के लिए बड़ा कार्य उन्होंने किया। और उनकी पूरी IIT ने इस कार्य में हमारा सपोर्ट किया कि जब हम लोग 80 से 90 हजार लोगों को हम लोग इसे अभी लॉकडाउन में खाना हम लोग खिला चुके हैं। तो ये हमारे जीवन का एक बड़ा विचित्र पल रहा, एक बड़ा अजूबा पल रहा, ये गुरु। और मैंने बहुत सारे लोगों से उम्मीदें की थी कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक गुरु ने अपना जो फर्ज है निभाया। मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित रहा कि गुरु ने एक शिष्य की बातों को सुनकर और किस प्रकार से अभी तक हमारे साथ हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे साथ सदैव खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत इमोशनल और बहुत, क्या मैं बताऊं कि इसके मेरे पास शब्द नहीं है कि इसको मैं कैसे बयां कर सकता हूं। जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बस जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं देखिए आप ही के बिहार के माटी का लाल हूँ और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि रोटी बैंक हर घर में होना चाहिए। हर आदमी अपने घर पे 2 या 1 लोगों का कमिट कर ले कि मुझे अगर आसपास कोई अम्मा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, कोई असहाय है, उसे हमें 2 वक्त का या 1 वक्त का भोजन देना है। तो मुझे लगता है कि हर गली हर घर में ये रोटी बैंक होगा और हमारा देश भुखमरी मुक्त जो हम बनाने का सपना देख रहे हैं वो जल्द से जल्द साकार हो पाएगा। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से लोगों की सेवा में लगे रहें और उनका प्यार आपको मिलता रहे। किशोर जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल के बीच हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी किशोरकांत तिवारी से प्रिंस कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। जीवन जीने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आप तथ्यों की जानकारी रखकर, जरूरी सावधानियां अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जब जरूरी हो तब ही बाहर जाएं। बेवजह कोरोना को घर में ना लाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाकर रखें, हाथ बार बार धोएं, मुंह ढककर खांसें इत्यादि हर रोज हर मिनट सुनने को मिलता है। फिर भी हम में से कुछ लोग अनदेखा या अनसुना कर देते हैं। आप हर दिन रेडियो या अन्य माध्यमों से सुनते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है, फिर भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। मेरे दोस्त, आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो सारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए जितना हो सके ऑनलाइन काम करें, मास्क का यूज अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में सब कुछ खत्म सा हो गया है। ये एक बीमारी है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास भी जारी है। लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपकी इन्हीं उम्मीदों को बल देने के लिए NTPC में 100 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदों पर गेट 2020 द्वारा भर्ती होगी। जी हाँ, NTPC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चयन गेट 2020 स्कोर्स के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोरोना का कोई डर नहीं। जी हाँ, क्योंकि NTPC गेट भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तो देर किस बात की? योग्य उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ntpccareer.net से 16 जून 2020 से 6 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR, जी हाँ, उत्तर मध्य रेलवे ने भर्ती 2020 में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे सुनहरा मौका दे रहा है। जी हाँ, NCR वैगन रिपेयर वर्कशॉप
झांसी ने स्टेनोग्राफर हिंदी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर और मैकेनिक मशीन और टूल मेंटेनेंस जैसे अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट यानी pmponline.gov.in पर जाकर 15 जुलाई 2020 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जैसे कि 10+2 प्रणाली के तहत होनी चाहिए। NCVT या CSCVT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ITI से प्रासंगिक ट्रेड में पास होने का प्रमाण होना चाहिए। प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? आप हमें अपने सुझाव या शिकायत इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम। हमारा पिन कोड नंबर है 821115। आप हमें SMS के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 7782981810। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त दिवाकर को इजाज़त। नमस्कार।